न्यूज का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं बस ये बोलना चाहता हूं कि हमारे अजीत सर, आपके अपने अजीत सर, आपके लिए ज्योग्राफी ऑप्शनल का पूरा एक कॉम्प्रहेंसिव कोर्स लेके आए हैं, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। 2025 में आपको मेंस लिखना हो या 2026 में आपको मेंस लिखना हो, ये कोर्स आप दोनों के लिए है। फाउंडेशन कोर्स होगा जिसमें आपको हर एक टॉपिक पे आंसर लिखवाया जाएगा और उसके साथ साथ आपको डेडिकेटेडली एक पूरी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज सॉल्व कराई जाएगी, जिसमें सेक्शनल टेस्ट भी होंगे और फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे। ये कोर्स पूरे का पूरा ऑनलाइन कोर्स होगा, तो आप जहां से भी चाहते हो जुड़ना हमसे जुड़ सकते हो और आप हमारे क्लासेस लाइव आप सर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्टली सर से क्वेश्चंस पूछ सकते हो क्लास के बीच में। उसके बाद अगर आप रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हो, आपका सेशन मिस हो गया है, आपकी क्लास मिस आउट हो गई है, आपने देखी नहीं है टाइम पे क्लास, आपने रिकॉर्डेड सेशन देखा, उसमें भी आपको डाउट्स आ गए, तो आप डायरेक्ट एक्सेस अजीत सर के साथ कांटेक्ट करके आप उनके नंबर पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, जूम पे, कहीं पे भी अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हो। जैसा आपको कंफर्टेबल हो हम आपको वही रास्ता प्रोवाइड करेंगे। इस अप्रोच को अजीत सर बोलते हैं वाव अप्रोच। ठीक है, ये व्हाट्सएप, ऑडियो और वीडियो तीनों माध्यम से आपके लिए पर्सनल गाइडेंस अवेलेबल कराई जाएगी। ये गाइडेंस आपकी हर एक कोर्स में अवेलेबल है। ये पर्टिकुलरली यहाँ पे जो कोर्स डिस्कस किया जा रहा है वो है जनरल स्टडीज का ज्योग्राफी कोर्स। ये जो कोर्स है हमारा जनरल स्टडीज का ज्योग्राफी कोर्स, इसमें बस आपका ज्योग्राफी का जो कंपोनेंट है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, क्लासेस के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू, आंसर राइटिंग के थ्रू, एमसीक्यूज के थ्रू, ताकि आपके मेंस के कम से कम 50 से 60 नंबर और प्रीलिम्स के मिनिमम एनवायरमेंट और ज्योग्राफी मिला के अगर आप देखो तो 30 to 40 मार्क्स ये सिक्योर हो जाए। आप एटलीस्ट 4 एनसीईआरटीज और ज्योग्राफी की फाउंडेशन बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स, उसके साथ जीसी लियोंग और एटलस, ये सब रिसोर्सेज आपके यहाँ पे कवर कराए जाएंगे इस कोर्स में। आई होप यू ज्वाइन आवर कोर्सेज। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए जो मैंने नंबर्स दिए हुए हैं उन पे आप इंक्वायरी कर सकते हो और आप ज्वाइन कर सकते हो जल्दी से जल्दी। हमारे ऐप, हमारी यूट्यूब चैनल और अजीत सर की अपनी यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा कंटेंट हम लेके आ रहे हैं। करंट अफेयर्स को लेके, स्टैटिक को लेके, जो आपके कॉन्सेप्चुअल डाउट्स होते हैं, जो मेन कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स है हमारे सिलेबस में, उनको लेके हम बहुत सारा कंटेंट लेके आ रहे हैं। तो ये सारा कंटेंट आप एक्सेस कर सकते हो जीनो आईएएस की यूट्यूब चैनल पे, जीनो आईएएस के ऐप पे और अजीत सर के अपने चैनल पे। ठीक है, इसके साथ हमारी जीनो आईएएस की ऐप, जहां पे आपको टेस्ट सीरीज और हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे, यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे जो एमसीक्यूज होते हैं, ये आप हमारी ऐप पे और हमारी यूट्यूब चैनल पे दोनों जगह पे एक्सेस कर सकते हो और रोज के रोज अपनी प्रीलिम्स की तैयारी को और ज्यादा अच्छा बना सकते हो। आपको बस करना क्या है, यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे जाना है और वहां से अपने एमसीक्यूज डाउनलोड करके एक्सेस करने हैं। एमसीक्यूज के साथ आपको एक्सप्लेनेशन और आंसर्स दोनों मिल जाएंगे। इस चीज को हम रोज बोलेंगे सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, जो कि 10 क्वेश्चन का आपको रोज मिलेगा। सबसे पहले ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने हेल्थ केयर पे इसी सीरीज में बहुत सारे टॉपिक्स जो है ऑलरेडी, बहुत सारे वीडियोस जो है द हिंदू के, बहुत सारी वीडियोस में हमने ये चीज डिस्कस कर ली है। ठीक है, कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। कल भी हमने एक एडिटोरियल पढ़ा था हेल्थ केयर से रिलेटेड, पैरालिसिस, पॉलिसी पैरालिसिस इन हेल्थ केयर। ठीक है, एक एडिटोरियल आया था पॉलिसी पैरालिसिस इन हेल्थ केयर। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ कि ये सब चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं और अगर आप देखो तो हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ पे एक एडिटोरियल आ रहा है। अब ये एडिटोरियल्स आ तो रहे, तो आपको क्या लगता है ये ऐसे ही आ रहा है बस, यहाँ पे इसका कोई महत्वपूर्ण नहीं है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है? इंपॉर्टेंस तब समझ में आती है जब ये क्वेश्चन डायरेक्ट यूपीएससी के मेंस में आता है। ठीक है, कोई स्टेटमेंट जब यूपीएससी के मेंस में आता है या स्टेटमेंट जब यूपीएससी के प्रीलिम्स में आता है ना, तब बच्चे बोलते हैं कि यार ये कहाँ से आया है। फिर जब बोलते हैं ये हिंदू से आया है, सर हमने तो हिंदू पढ़ा था। नहीं, आपने पढ़ा था, आपने समझा नहीं था, आपको समझ में ही नहीं आया था कि एक्चुअल इंपॉर्टेंस का किस पॉइंट पे देनी है। देखो ये एडिटोरियल, ये जो आर्टिकल है ये फ्रंट पेज का आर्टिकल है और इस आर्टिकल में सबसे पहली चीज जो लिखी हुई है दैट जीएसटी काउंसिल हैज डिस्कस्ड वेदर द रेट शुड बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 18% और टोटली स्क्रैप्ड। अब ये कौन से रेट की बात की जा रही है? मुझे एक बात बताओ, हेल्थ केयर में हम सबने प्रॉब्लम्स देखी, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है? कि हेल्थ केयर में जो पैसा लग रहा है इंसान का, विच इज एन आउट ऑफ पॉकेट, कि जो आपकी जेब से खर्चा निकल रहा है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, उसकी वजह से इंसान बीमार होता जा रहा है। बीमार बस इसलिए नहीं हो रहा कि उसको बीमारी लगी है, बीमार इसलिए भी हो रहा है उसके पास पैसे नहीं बचे, अब वो गरीब होता जा रहा है। ठीक है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इज वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ पॉवर्टी।
जिसकी वजह से लोग वापस पॉवर्टी में जाते हैं। अब इस चीज से बचने के लिए हमारे पास एक सोल्यूशन है, दैट इज इंश्योरेंस। ठीक है, हमने अपने हेल्थ को इंश्योर करा लिया, मैंने हेल्थ पॉलिसी ले ली एक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने हेल्थ को इंश्योर करा लिया, हेल्थ केयर की पॉलिसी ले ली, जिसमें मेरे सारे खर्चे कवर हो जाएंगे। अब मैं जब भी हॉस्पिटल जाऊं, मैं रेगुलर, मुझे 2 या 4 चेकअप्स मिलते हैं पूरे साल के, पूरा फुल बॉडी टेस्ट मिलता है, पूरे सारे खून के, बॉडी के, आपके जितने भी फ्लूइड्स होते हैं बॉडी में, हर चीज का टेस्ट होता है, सीटी स्कैन, एमआरआई, हर एक चीज आपके लिए अवेल कराई जाती है उस इंश्योरेंस पॉलिसी में। तो आपको तो टेंशन ही नहीं है। सबसे पहले तो आपने प्रिवेंशन कर लिया अपने हेल्थ केयर का, क्या आप पहले ही टेस्ट कर लेते हो कि आपको कहीं पे कोई बीमारी ना हो जाए। फिर अगर आपको क्यूरेशन करना भी है और आपको ठीक भी कराना है खुद को, तो आप जाके ठीक भी करा लोगे इंश्योरेंस से। ठीक है, आप जाके एडमिट हो गए और आपने अपनी बीमारी का इलाज करा लिया, ये सब चीजें तो ठीक है। बट मुझे एक बात बताओ, अगर ये इंश्योरेंस एक ऐसा रामबाण इलाज है कि आपके हेल्थ केयर को पूरा कवर कर रहा है, तो सब लोग ये इंश्योरेंस क्यों नहीं ले रहे? सब लोग क्यों नहीं चाहते ये इंश्योरेंस ले ले एक ही बार? क्योंकि इंश्योरेंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक आ रही है यहाँ पे। एक प्रॉब्लम जो यहाँ पे डिस्कस की जा रही है, बाकी सारी प्रॉब्लम्स हम कभी और डिस्कस करेंगे। जो यहाँ पे प्रॉब्लम डिस्कस की जा रही है, दैट इज आपको इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम पे करना है। प्रीमियम मीन्स आपने फॉर एग्जाम्पल 15 लाख की पॉलिसी ले ली, ठीक है, 15 लाख का इंश्योरेंस करा लिया, हेल्थ इंश्योरेंस, तो आपको प्रीमियम पे करना है। इट मीन्स आपको मंथली 3,000 या 4,000 या 5,000 रुपए प्रीमियम पे करना है। बट अंडरस्टैंड वन थिंग, ये प्रीमियम के साथ साथ आपको इस प्रीमियम पे जीएसटी भी देना पड़ रहा है, विच इज नॉट लेस, इट इज 18%। अगर आपकी मंथली जो प्रीमियम है, अगर वो थोड़ी भी ज्यादा हुई, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो 10,000 रुपए हुई, तो 1,800 तो आपको ऊपर से देने हैं जीएसटी के। ये एक सबसे बड़ा इंपेडिमेंट था लोगों को जाने का इंश्योरेंस नेट के अंदर। अब यहाँ पे क्या काम किया गया है, एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया है, जिसको बोला गया कि आपके पास 50 दिन की डेडलाइन है, आप 50 दिन के अंदर ये देखो कि क्या हम इस इंश्योरेंस के बार को कम कर सकते हैं या इसको टोटली स्क्रैप कर सकते हैं। अगर उन्होंने रिकमेंडेशन दिया, जैसा वो रिकमेंडेशन देंगे वैसा ही उसमें काम होगा। ठीक है, अभी तक जीएसटी को लेके यहाँ पे कुछ ड्रग्स के बारे में बोला जा रहा है, दैट देयर आर 3 कैंसर ड्रग्स, वंस ट्रांसट्यूजुमैब, डेरुक्सिटिकान एंड ऑसिमर्टिनिब एंड ध्रुवालुम और ध्रुवालुमैब। ये 3 ड्रग्स है ऐसे, ठीक है। इन 3 ड्रग्स का नाम याद रखना है, वन इज ट्रैस्टुजुमैब, डेरुक्सिटिकान, ऑसिमर्टिनिब एंड लास्ट इज ध्रुवालुमैब, ध्रुवालुमैब। ठीक है, ये 3 ड्रग्स ऐसे हैं जिनका जीएसटी अभी तक 12% लग रहा था, अब उसको कम करके 5% कर दिया गया है। दे आर कैंसर ड्रग्स। आप सोचो, आप हेल्थ केयर के प्रीमियम पे जीएसटी लगा रहे हो, आप कैंसर की दवाइयों पे ये जीएसटी लगा रहे हो, ठीक है, आप बाकी सारे मेडिसिनल इक्विपमेंट्स पे जीएसटी लगा रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। इससे तो हमारी उल्टा दिक्कत यही आ रही है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को, किसी ह्यूमन को इन ड्रग्स की जरूरत हुई, किसी इंसान को इंश्योरेंस की जरूरत हुई कि वो अपने हेल्थ केयर का ध्यान रख पाता और वो गरीबी में ना जाता और वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता, इससे तो उल्टा हमें ही नुकसान है ना। नेशनल लेवल पे इकोनॉमी खराब हो रही है, बाकी तो और कुछ नहीं हो रहा। अगर आप यही चीज देखो बाकी सारी कंट्रीज में, तो यूके में इफ यू सी एवरी सिटीजन हैज एक्सेस टू गवर्नमेंट ओन्ड सर्विसेज, और फ्री गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है हेल्थ केयर, जो गवर्नमेंट के अपने फंड से जा रहा है हेल्थ केयर में पैसा, इनकम टैक्स रेवेन्यू से आके पब्लिक हॉस्पिटल्स चल रहे हैं यूके में। वैसे ही अगर आप देखो जर्मनी में एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूट करते हैं और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूट करते हैं दोनों, और एक फंड क्रिएट करते हैं जिसकी मदद से ये हॉस्पिटल चलते हैं। अब वो प्राइवेट डॉक्टर हो, पब्लिक डॉक्टर हो, और वो डॉक्टर्स को पैसा जाता है और लोग जाते हैं और अपना हेल्थ ठीक कराते हैं। वैसे ही नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस है, पब्लिकली फंडेड है, कनाडा का ये है। और इसमें होता क्या है, लोग सिटीजन पे करते हैं नेशनल प्लान की मतलब तरफ, खुद एक अमाउंट डिसाइड करते हैं, लोगों से लेते हैं पैसा। एक सिंगल इंश्योरेंस कंपनी होती है जो सबका इंश्योरेंस लेती है, हर एक इंसान हॉस्पिटल जाएगा, इलाज कराएगा और वापस आ जाएगा, किसी को कोई पैसा नहीं देना। भी समझ लिया कि मेट्रोलॉजी की कहानी क्या है और दामू की कहानी क्या है। समझना ये है ब्रिक्स, ठीक है। अभी देखो, पहले न्यूज को समझेंगे उसके बाद ब्रिक्स को समझेंगे, ठीक है, या पहले ब्रिक्स को समझते हैं उसके बाद न्यूज को समझते हैं। बेसिकली 2001, ठीक है, 2001 में हुआ क्या, देयर इज अ फर्म एट इंटरनेशनल लेवल, एक नॉर्मल बिजनेस वेंचर है जिसका नाम है गोल्डमैन शैक्स। ठीक है, गोल्डमैन शैक्स में एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम है जिम ओ नील।
ठीक है। इन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा और उस रिसर्च पेपर में उन्होंने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया और उन्होंने बोला दैट ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, इन 4 कंट्रीज का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। ये 4 कंट्रीज बहुत जल्दी ग्रो कर सकती है। BRIC group, which encompasses these 4 countries, it represents 40% of world's population। ऐसा उन्होंने बोला। और इन्होंने बोला कि अगर ये लोग साथ में काम करें तो इनके पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है कि ये लोग बहुत जल्दी प्रॉस्पर कर सकते हैं। हुई ये चीज। और इनने ये भी बोला कि जैसे डेवलप कंट्रीज का G7 ग्रुप है, वैसे ही डेवलपिंग कंट्रीज का ये ब्रिक्स वाला ग्रुप बन सकता है। अब यहां तक तो समझ में आ गया ब्रिक्स असल में क्यों बना और ब्रिक्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ब्रिक्स काम कर रहा है इंटरनेशनल टेररिज्म पे। ये ऑब्जेक्टिव्स है ब्रिक्स के, गोल्स है ये ब्रिक्स के। ठीक है। क्लाइमेट चेंज, फूड एंड एनर्जी, इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सिचुएशन, ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस एंड WTO का ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म। इन सब चीजों के अगेंस्ट में ब्रिक्स ने काम करना स्टार्ट, इन सब चीजों के लिए काम करना स्टार्ट किया। चाहे इंटरनेशनल टेररिज्म को रोकना है, क्लाइमेट चेंज को रिवर्स करना है, एडेप्टेशन, एडेप्टेबिलिटी, मिटिगेशन करना है, फूड एंड एनर्जी को सिक्योर करना है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सिचुएशन को बेटर करना है, ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक, IMF, यूनाइटेड नेशंस, UNSC, इन सब में चेंजेस करनी है या इन सब में रिफॉर्म्स लेके आने हैं, उसके लिए इंटरनेशनल लेवल पे वॉइस इकट्ठा करनी है। तो उसके लिए ब्रिक्स ने काम करना स्टार्ट किया। ब्रिक्स काम कैसे करने लगा, मैंने आपको 2001 में इसका ओरिजिन बताया। 2009 में रिसर्च पेपर के बाद 2009 में पहली बार ऐसा हुआ, 2006 में पहली बार ऐसा हुआ कि G8 की समिट चल रही थी। उसका नाम था G8 आउटरीच समिट और ये रशिया में ही चल रही थी। इसी टाइम पे ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना आपस में मिलते हैं और साइड में जाके ये लोग मीटिंग करते हैं एक बस। और ये थी फर्स्ट ब्रिक फॉरेन मीटिंग, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग, 2006 की बात है। उसके बाद 2006 में ही ये लोग पहले यहाँ पे मिले, उसके बाद 2006 में ही इन लोगों ने बोला कि अब हम अपने फॉरेन, जो हमारे फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर्स होते हैं उनकी एक मीटिंग कराएंगे। और वो भी 2006 में ही कराई और वो उनने कराई कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। अब 2006 में जो दूसरी मीटिंग हुई वो कहाँ पे हुई, न्यूयॉर्क में। इसके बाद 2009 में देयर हैपेंड फर्स्ट ब्रिक समिट, जो कहां पे हुई, यकातरिनबर्ग, रशिया। उसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका में समिट हुई। साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का पूरा एक पार्टनर बन गया, फुल टाइम मेंबर बन गया और ब्रिक जो अभी तक ब्रिक था ये बन गया ब्रिक्स। इसके बाद 2014 में फोर्टालीजा डिक्लेरेशन साइन हुआ। फोर्टालीजा डिक्लेरेशन साइन हुआ जिसके अंदर न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया। ठीक है। और इसके बाद 2015 में यूफा डिक्लेरेशन साइन हुआ। ठीक है। 2021 में इंडिया ने वर्चुअली, चूंकि कोविड चल रहा था, ब्रिक्स की समिट को होस्ट किया, वर्चुअली समिट को होस्ट किया ब्रिक्स की समिट को, और ये ब्रिक्स की 13th समिट थी ऐसी। इसके बाद 2022 में बीजिंग में समिट हुई और यहां पे बीजिंग डिक्लेरेशन पास हुआ। इस बीजिंग डिक्लेरेशन में इट वाज डिक्लेयर्ड दैट ब्रिक्स कंट्रीज विल सपोर्ट टॉक्स बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। डन यहां तक। ब्रिक्स की फंक्शनिंग अगर आप देखो और ब्रिक्स काम कैसे करता है, तो ब्रिक्स में सबसे ऊपर आता है पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, जिसमें ये लोग काउंटर टेररिज्म और मल्टीलेटरल एंगेजमेंट पे काम करते हैं। अग्रीमेंट्स, पीस, सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी, इन सब चीजों पे काम करते हैं और कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग्स करते हैं। ब्रिक्स की एक समिट होती है सबसे ऊपर लेवल पे। इसके बाद होता है ब्रिक्स का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मीटिंग। ठीक है। ये जो मीटिंग होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, पीस, स्टेबिलिटी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इन सब चीजों पे काम किया जाता है। और यही मीटिंग अभी नेक्स्ट होने वाली है कहां पे, सेंट पीटर्सबर्ग में। ये कहां पड़ता है, ये रशिया में पड़ता है। तो इसीलिए हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर अजीत दोवल सर जाएंगे कहां, रशिया, और सेंट पीटर्सबर्ग में समिट अटेंड करेंगे। बट इसके साथ साथ चाइनीज मिनिस्टर भी जाने वाले हैं जिनका नाम है वांग यी। ठीक है। और वो भी जाने वाले हैं और उसके साइडलाइन में अजीत दोवल सर और वांग यी अलग से मिलके बात करेंगे इंडिया और चाइना के रेजोल्यूशन के ऊपर
जो हमारा डिस्प्यूट चल रहा है, बॉर्डर इश्यूज चल रहे हैं, उसके ऊपर बात की जाएगी यहाँ पे। डन, यहाँ तक क्लियर कट सिचुएशन समझ में आ गई अभी तक सारी का। हीलियम एक ऐसा गैस है जिसको हम इनर्ट गैस बोलते हैं, है ना। हीलियम एक इनर्ट गैस है, बट अगर आपको पता हो हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम है, इट्स -268.9 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देयरफॉर इट रिमेन्स अ गैस इवन इन द कोल्डेस्ट टेम्परेचर्स, ठीक है। अब ये गैस तो रहता है, प्लस ये नॉन टॉक्सिक भी है, बट इसको ब्रीथ नहीं कर सकते क्योंकि रेस्पिरेशन में ये प्रॉब्लम करता है, ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देता है पूरे पूरे तरीके से, और हमारे लिए ऑक्सीजन ज़्यादा ज़रूरी है। समझना ये है कि रॉकेट में ये किस लिए यूज़ होता है। रॉकेट में ये यूज़ होता है फ्यूल टैंक्स में। आपने रॉकेट की फ्यूल टैंक में फ्यूल रखा, उसके बाद आपने हीलियम डाल दिया। हीलियम क्या काम करता है, फ्यूल टैंक ये फ्यूल को प्रेशर कर देता है, और प्रेशराइज्ड फ्यूल टैंक्स में ये इतना प्रेशर क्रिएट करता है कि जो यहाँ से फ्यूल है वो जाए और इंजन तक पहुंचे, रॉकेट के इंजन तक पहुंचे, और इंजन उस फ्यूल को यूज करे, कंबस्ट करे, और उसके बाद थ्रस्ट क्रिएट करे और रॉकेट आगे बढ़े। अगर हीलियम नहीं है तो इस चीज में दिक्कत आती है कि इंजन तक फ्यूल नहीं पहुंचता। ये ऐसी बात है कि अगर आपको सांस ना आए तो आपका हार्ट ब्लड पंप करना बंद कर देगा, और आपके बॉडी के ऑर्गन्स तक खून नहीं पहुंचेगा, और आपके बॉडी के ऑर्गन्स जो है वो नीले या पीले पड़ना शुरू हो जाएंगे, और फिर आप हो जाओगे फेंट। वैसा ही काम होता है मिसाइल ये रॉकेट का, रॉकेट हो जाता है फेंट। और यही हीलियम अगर किसी रॉकेट से लीक हो रहा है, क्योंकि ये इनर्ट गैस है, लाइटेस्ट गैस है, बहुत हल्का है, और भाग जाता है तुरंत हाइड्रोजन की तरह, तो इसके लीक होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। वैसे ही चंद्रयान 2 में और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के अरियाना 5 में ये हीलियम लीक हो गया था, जिसकी वजह से मिशन पे पूरा बुरा इम्पैक्ट पड़ा था। वैसे ही यहाँ पे जो मेन आर्टिकल यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, ये आर्टिकल क्या बोल रहा है कि 2 नासा के एस्ट्रोनॉट्स जो थे वो चले गए थे अभी बोइंग का स्टारलाइनर लेके, और वो चले गए कहाँ पे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। बट अब वो वहीं पे फंस गए, जैसे आप रास्ते में कभी फंस जाते हो, आगे लैंडस्लाइड हो गया, आप रास्ते में फंस गए, बिकॉज उनके जो प्रोपल्शन सिस्टम था, जो इंजन यूज कर रहा था प्रोपल्शन सिस्टम, उसमें हीलियम लीक कर गया। तो इन ऑर्डर टू कम बैक टू अर्थ, स्पेस एक्स का पोलारिस डॉन मिशन हैज बीन डिलेड बिकॉज ऑफ द हीलियम इश्यूज ऑन द ग्राउंड इक्विपमेंट। वैसे ही बोइंग का स्टारलाइनर या स्पेसक्राफ्ट लैंडेड अनक्रूड इन अ न्यू मैक्सिको डेजर्ट लेट ऑन फ्राइडे। अब वो नीचे आ गया, खत्म कहानी। नासा के एस्ट्रोनॉट्स बोइंग स्टारलाइनर पे जो थे वो अब 1-2 महीने के लिए आईएसएस पे ही रह जाएंगे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। क्लियर, सारी बातें समझ में आ गई, नासा का क्या लिंक है और हीलियम का क्या रोल है यहाँ पे। चलो, विद दिस आई कंक्लूड द डिस्कशन एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपको कहीं पे भी हमारी हेल्प की ज़रूरत हो तो आपके लिए मेंटोर्स हमारे पास अवेलेबल है 24/7। अजीत सर आपके लिए अवेलेबल है, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, किसी भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, आप डायरेक्ट अजीत सर को कॉल कीजिए। जो मैंने इस पीपीटी के स्टार्टिंग में नंबर्स दिए हुए हैं, उन नंबर्स पे हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए एंड गेट योर प्रिपरेशन ऑन द राइट पाथ so that you qualify your UPSC in the next attempt। जो भी आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट हो वो बस आपका अटेम्प्ट हो, उसमें आपकी जीत हो, बस यही शुभकामना करते हैं। विद दिस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन हेयर। जय हिंद।